नमस्कार। आप सबका एजेंडा आज तक में स्वागत है। पिछले साल जब हम एजेंडा आज तक में मिले थे तो हम देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल थे, 10 करोड़ व्यूअर्स के साथ। इस साल हम 15 करोड़ व्यूअर्स की पसंद हैं। आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल बन गया है। लोगों को सास बहू सीरियल से भी ज़्यादा आज तक की खबरें पसंद हैं। ये सरकार है ही कुछ ऐसी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमें कोई शिकायत नहीं है। बोर होने से अच्छा तो सबसे तेज़ भागना ही है। आदत सी लग गई है। पर आप सोचिए, हर हफ्ते भागना और गोल्ड मेडल लेकर आना आसान काम नहीं है। जब न्यूज़ होती है तो उसको वेरीफाई करना होता है, समझना पड़ता है और फिर समझाना पड़ता है और ब्रेक करना होता है सबसे तेज़। इसके लिए आपका हर एक कदम सही होना चाहिए। आपका जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है वो सही होना चाहिए। एथलीट्स के बारे में कहते हैं कि वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनका जो एक्शन है वो मसल मेमोरी में बदल जाता है। बिना सोचे उनका रिस्पॉन्स सही निशाना लगा देता है। आज तक का न्यूज़ रूम भी ऐसे ही चलता है। उनके हर एक टीम मेंबर का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है सबसे तेज, सबसे सही। इससे आता है गोल्ड मेडल और सेट होता है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। मुझे गर्व है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं। आपका भी सहयोग है इसमें। ऑडियंस के हौसले के बगैर कोई भी टीम नहीं जीत सकती। तो आज इस अनोखे रिश्ते के लिए, इस अनोखे दोस्ती के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इस साल के प्रोग्राम का फोकस है डिमोनेटाइजेशन, इंडिया पाकिस्तान के संबंध और आने वाले इलेक्शंस, जिसका तो ब्लॉकबस्टर से भी ज़्यादा इंतज़ार है। आशा है कि आज आप हमारे गेस्ट का एजेंडा सुनेंगे, कुछ अपना एजेंडा हमें सुनाएंगे और साथ में हम देश का एजेंडा तय करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। अमित शाह जी, थैंक यू, शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और शुरू करते हैं एजेंडा आज तक। तो अब उस मंथन को शुरू करते हैं जहां से विचार निकलते हैं। विचार निकलते हैं तो एजेंडा तय होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी हमारे बीच आ चुके हैं। राहुल कंवल को मैं स्टेज पर बुलाऊंगी इस सत्र को होस्ट करने के लिए। गर्मजोशी के साथ सुबह की शुरुआत हो। का सारा पैसा या पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा 90%, 85% वापिस आ गया, तो फिर जो इतना बड़ा आपने सर्जिकल स्ट्राइक की डिमोनेटाइजेशन को लेके, क्या उससे कोई फायदा हुआ? देश की ब्लैक मनी कहां गई सर? अच्छा हुआ राहुल जी, जो मैं कहना चाहता था वही आपने पूछ लिया। ये बहुत बड़ा भ्रांति है, कंफ्यूजन है सबके मन में कि बैंक अकाउंट्स में जो पैसा आ गया सीधे सीधा वाइट हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। एक पैरेलल इकोनॉमी के तहत देश के अंदर जितनी भी करेंसी थी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार का टैक्स दिए बगैर देश की अर्थतंत्र के अंदर घूमता था और अर्थतंत्र के सभी पहलुओं को प्रभावित करता था। आज डिमोनेटाइजेशन के कारण, सरल शब्दों में कहे तो नोटबंदी के कारण, ये पैसा सिस्टम के अंदर आया है। अब रहा सवाल ब्लैक और व्हाइट का। ये भ्रांति देश की जनता और विशेषकर देश के सभी जर्नलिस्ट दिमाग में से निकाल ले कि बैंक अकाउंट में से पैसा भरने से ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा। बैंक में पैसा भरने से पैसा बैंक में आ गया। आपका पैसा वैध है या अवैध है, उसका असेसमेंट अब होना है।
अगर वो अवैध पाया जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगा, सरकारी हिस्सा देना पड़ेगा, तभी जाकर वो पैसा वाइट होगा। और अगर सरकार के कानून के तहत टैक्स भर के कोई पैसा वाइट होता है तो वो तो आज भी छुट्टी है, मगर लोग नहीं करते थे, इसलिए नोटबंदी करनी पड़ी है। आप जो कह रहे हैं 11 लाख करोड़ रुपया बैंक में आ गया है, इसके लिए कठोर पेनल्टी की व्यवस्था भारत सरकार ने करी है और वो पेनल्टी से जितना भी पैसा आना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाना है और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए लाना है। यही तो मकसद था सरकार का। शायद आप मकसद ही नहीं समझ पाए। मकसद यही था कि जो पैसा पैरेलल सिस्टम के बाहर होता है वो पैसा सिस्टम के अंदर आ जाए, एक उचित टैक्स देकर आ जाए और टैक्स से देश के अर्थतंत्र को गति मिले और जो पैसा बाहर समांतर अर्थव्यवस्था में घूमता है वो अंदर आ जाए। इस वक्त देश में ज्यादातर कारोबार ठप है, कई उद्योग बंद पड़े हैं। एक बिजनेस है जो बड़ा जबरदस्त चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मीडिया का। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने एक तहकीकात की लंबी सीरीज चलाई, आपने शायद देखी होगी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमारी। नाम था जुगाड़ मैकेनिक्स कैश माफिया। किस तरीके से रियल एस्टेट ब्रोकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टेम्पल्स, तमाम तरह के लोग लग गए, हवाला ऑपरेटर्स, स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है, आप तो खुद ट्रेडर हैं, स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है कैश में, कैश कमोडिटी बन गई है। ऐसे में अगर हर ही आदमी कोई तरकीब खोज रहा है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करना है, पहले तो ये बताएं क्या सरकार ने सोचा था कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के काउंटर में काउंटर सर्जिकल स्ट्राइक मनी लॉन्ड्रर्स करेंगे? कोई काउंटर सर्जिकल स्ट्राइक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो पैसा आया है जिसको आप अभी भी व्हाइट करे जा रहे हो, वैसे व्हाइट नहीं होता है। आप डाल दो 10 करोड़, आपको मालूम पड़ जाएगा। है ही नहीं सर। नहीं, लेकर डाल लो कहीं से, इतनी सारी चल रही है माफ कीजिए सर, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा व्हाइट होता है या नहीं होता है। और मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोगों का जो एंगल है, मैं नाम इंगित करना नहीं चाहता, वो अगर आजादी के वक्त रिपोर्टिंग करते होते तो देश का ध्वजवंदन न दिखाते, पार्टीशन के कारण बॉर्डर पे क्या होता है वही दिखाते रहते। उनको ध्वजवंदन में देश आजाद हो गया वो बहुत छोटी घटना लगती, मगर कुछ लोग ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं, वो बड़ी पीड़ादायक दुख था, मगर साथ देश आजाद भी तो हुआ था। देश के अर्थतंत्र में आमूल चूर परिवर्तन आने जा रहा है, उसको आप लाइनें दिखाकर छोटा करना चाहते हैं, मगर जनता इस तरह से नहीं देखेगी राहुल जी। जनता समझ रही है और जितने भी सर्वे हुए हैं सभी सर्वे ने गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति ने ये नोटबंदी का समर्थन किया है। और जितने भी चुनाव हुए नोटबंदी के बाद सारे के सारे में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित बहुमत से जीत कर बाहर आई। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग भी गए, हमारे कई सारे रिपोर्टर्स गए, लाइनों में जो लोग खड़े थे उनसे बातचीत की, सबने कहा कि वो नोटबंदी के पक्ष में, बहुत ही कम होंगे जिन्होंने कहा कि वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि असुविधा है, इनकन्वीनियंस है कि लंबी लंबी लाइनें हैं। और कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि चलिए इसका प्रिंसिपल, मूलभूत आधार अच्छा हो सकता है, लेकिन जो इसका रोल आउट और इंप्लीमेंटेशन है उस पे लेके लोगों ने सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से तैयारी के साथ सरकार को संभवतः आना चाहिए था, शायद आप सीक्रेट रखना चाहते थे इस वजह से, या फिर पूरी सोचा नहीं, लेकिन तैयारी क्या कम थी? देखिए, सीक्रेट रखना चाहते थे, कोई सस्पेंस थ्रिलर के कारण सीक्रेट रखना नहीं चाहते थे, किसी को मौका न मिले इसके लिए सीक्रेट रखना चाहते थे। तैयारी कम नहीं है। पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जो वायु प्रवचन किया उसमें कहा था कि हो सकता है 50-60 दिन तक लोगों को तकलीफ झेलनी पड़े। उसकी संवेदना हमारे मन में भी है, देश के प्रधानमंत्री जी के मन में है, देश के वित्त मंत्री जी के मन में है, और उस संवेदना के साथ हम खड़े हैं। मगर देश जब बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, किसी को तो तकलीफ उठानी पड़ेगी भाई, और वो तकलीफ उन्हीं लोगों के लिए है, ये जो कदम है उन्हीं लोगों के लिए है जो आज कतार में खड़े हैं। आपने गोपनीयता की बात की, इसको लेके दो सवाल हैं। आपने देखा होगा कि बार बार विपक्ष दो चीजों का हवाला दे रहा है। एक तो बिहार में लैंड डील्स का, जिसमें उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी के भी सिग्नेचर हैं कि नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी ने बिहार में जमीन खरीद ली। दूसरा है पश्चिम बंगाल में बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए डिपॉजिट हुए, करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिट हुए नोटबंदी की सुबह, कि अगर शाम को नोटबंदी होनी थी तो उससे सुबह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाकी सबको नहीं मालूम था, लेकिन अमित भाई ने अपनी पार्टी के लोगों को बता लिया कि आप अपना इंतजाम कर लो। पहली बात कि आप विपक्ष ने जो आरोप करे इसकी तह तक नहीं गए। जो
मेरा अधिकार पत्र दिखा रहे हैं 2015 जनवरी का है। अब अगर विपक्ष का ये कहना है कि 2015 जनवरी में नोटबंदी तय हो गई है तो मुझे उनकी अकल पर बहुत तरस आता है। डिपॉजिट तो सुनिए, अब सुनिए ना, पूरा सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के हर जिला सेंटर पर कार्यालय बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। 2015 से लेकर नवंबर महीने तक 2015 से लेकर नवंबर महीने तक हर महीने में 7-8 कार्यालय हमने इसके लिए जमीन को खरीदा है। और आज तक देश में हमने 15 की जनवरी से लेकर नवंबर 2016 तक देश में 170 कार्यालय की जमीनें खरीदी हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, ये कोई नोटबंदी के कारण नहीं हुआ है। मैंने सार्वजनिक सभा में कहा था कि हम दीनदयाल जन्मशती के समाप्त होने के पहले देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय बनाएंगे जहां से हमारा संगठन सुचारू रूप से चलेगा। एक बात ये, और दूसरी बात, नोटबंदी का अगर ऐसा ही दुरुपयोग करना था तो अगले दिन न करते। इट वॉज कोइंसिडेंट। हमारे सारे अकाउंट्स चुनाव आयोग की साइट पर है, इनकम टैक्स में भी है, जिसको देखना है वो देख ले। इट वॉज कोइंसिडेंट। हर महीने जो पैसा जाता है उसी अनुपात में गया है। और इतनी तो अकल है राहुल जी हम में कि अगर हमें मालूम होता और अगर ये करना होता तो 8 तारीख को न करते। नहीं, पर अच्छा ये बताइए मुझे, अच्छा बुरा ना मानना पहले अगर मैं ये सवाल मैं बुरा नहीं मानता भाई, पर मेरे जवाबों का बुरा मत मान। नहीं, मैं जवाब का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। अच्छा, हमने देखा कि मायावती बड़ी परेशान है, मुलायम सिंह यादव बड़े परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और लाजमी तौर पे उनके शक्ल में लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है उनको डिमोनेटाइजेशन से। ममता जी को क्यों छोड़? मेरा सवाल, क्योंकि यूपी में चुनाव है, सबसे ज्यादा लाल तो चेहरा उनका है। पर मुझे ये बताइए अमित भाई, मैं अगर मान भी लूं कि ममता जी परेशान है, मुलायम परेशान है, मायावती परेशान है, तो बीजेपी यूपी का चुनाव कैसे लड़ेगी सर? भाई सभी लोगों को कमी आएगी, हमें भी आएगी। गेम के रूल सबके लिए इक्वल है। उनके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास भी नहीं होगा। हम तो चाहते हैं चुनाव से काला धन निकल जाए, वो नहीं चाहते। कोई बीजेपी को अकेले को थोड़ी ना पैसों की दिक्कत आने वाली है, सभी पार्टियों को आएगी। सभी पार्टियों को आएगी तो चुनाव बराबर हो जाएगा। इसमें परेशान होने की बात क्या है? चुनाव में से काला धन निकल जाना ये देश की नितांत जरूरियात है और सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन करना और हम इससे नहीं घबराते। तो क्या आप अमित भाई कह रहे हैं, क्योंकि बीते चुनाव में आपको याद होगा वाराणसी में हम साथ में थे, आप मुझे एक रथ दिखा रहे थे जो गांव देहात में घूम रहा था, मोदी जी का, बीजेपी का प्रचार कर रहा था, तो आप कह रहे हैं कि उस तरह की तैयारी, एलईडी स्क्रीन्स, होलोग्राम, अब ये सब चीजें तो पैसा लगता है इसके लिए, तो आप कह रहे हैं कि इस स्तर पे जो पिछले चुनाव में तैयारी थी वो शायद इस चुनाव में कम होगी? कोई देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिलेगा। पैसा अगर एक पार्टी के पास कम नहीं होगा, सभी पार्टियों के पास कम होगा। और चेक से पैसा खर्च करने की छुट्टी ही है। चेक से लो, चेक से खर्च करो। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप स्केल डाउन कर रहे हैं। नोटबंदी से पहले जो आपका चुनाव का प्लान था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो आप कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि नोटबंदी के कारण किसी भी राजनीतिक दल को घबराने की इसलिए जरूरत नहीं, विशेषकर बीजेपी को, क्योंकि हम तो चाहते हैं इसमें से काला धन चुनावी राजनीति से बाहर निकल जाए। और जब सबके पास नहीं होगा तो हमारे पास भी नहीं होगा। खेल बराबरी का होगा, जिसमें दमखम होगा वो जीत जाएगा, जिसको जनता स्वीकार करेगी वो जीत जाएगा। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। और अगर चुनाव में काला धन कम करना है तो उसके लिए 2 बहुत अहम चीजें हैं। एक तो ये कि पार्टियां आरटीआई के तहत आ जाएं, दूसरा आप डोनेशन किससे लेते हैं। ये जो 20,000 रुपए की एक संख्या है कि अगर 20,000 से कम है तो आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप उसको चेंज कर दीजिए, बोलिए जो डोनेशन आएगी हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। क्या बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कोई भी चुनाव सुधार किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी इसमें देश में कर नहीं सकती। चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी पार्टियों ने इस पर अपनी राय रखनी होगी। उसके बाद में निर्णय चुनाव आयोग को करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है। चुनाव आयोग को ये मीटिंग जब भी बुलाए, हम इमीडिएटली पार्टी में चर्चा कर अपना त्वरित रिस्पांस, कोई डेट मांगे बगैर तुरंत चुनाव आयोग के पक्ष में रख देंगे, चुनाव आयोग के सामने रख देंगे। मगर हम
राजनीति में से काला धन का प्रभाव दूर हो, इसके पक्ष में है। और आज से नहीं, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक। नहीं, पर सवाल इंटेंट का है। आपने ये बात सही कही कि अगर इलेक्शन कमीशन मीटिंग बुलाता है तो हम फौरन अपनी राय देंगे। वो हुआ कि अगर सरकार इसको करेगी या नहीं करेगी। मैं फिलहाल सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन उसको इंप्लीमेंट करेगी। मैं आपसे बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे पूछता हूं, क्या आपके हिसाब से क्या आपको कोई तकलीफ होगी या आपको कोई परहेज तो नहीं अगर बीजेपी आरटीआई के तहत आती है? देखिए, आरटीआई के तहत लाने में मैंने आपको अब कितना भी घूम फिरा लो, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें आम राय बननी चाहिए और आम राय जरूरी है। इस मसले को अगर आप सबको सहमत करते हो तो बीजेपी के अध्यक्ष से नाते मैं मीटिंग बुला लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सभी पार्टियों से चर्चा करने में। मगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई मीटिंग बुलाकर एक राजनीतिक आप घुमा रहे हैं मेरे सवाल, आप सीधे बैट से उठा के छक्का मारते हैं। मैंने जरा भी नहीं घुमाया, मैंने बोला आप जरा कह दीजिए कि हम आरटीआई के तहत आने को तैयार हैं। राहुल, मेरा काम आपके टाइटल बनाना नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं राहुल कि इस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी राय रखे, भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन चुनाव के अंदर और अदर वे राजनीतिक पार्टियां कैसे चलनी चाहिए वो सुचिता तय करता है हमारे संविधान के तहत। उन्होंने इनिशिएटिव लेकर एक मीटिंग बुलानी चाहिए। हम तुरंत एक भी डेट मांगे अगर हम अपना रिस्पांस रख देंगे। अच्छा, और डोनेशंस का, पॉलिटिकल डोनेशंस का जहां तक सवाल, पॉलिटिकल डोनेशन अपने आप, जब कैश है ही नहीं तो चेक से ही आएंगे। कैश कमी हो जाएगी तो चेक से ही आएंगे और चेक से आने भी चाहिए। नहीं, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि शायद इस वक्त कैश नहीं है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इतना सरल नहीं रहेगा। जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। नहीं, इतना सरल नहीं रहेगा। आपको लगता है कि वाकई में जो बदलाव है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या होता है कि डंडा चलता है तो लोग थोड़ा परेशान होते हैं, जैसे डंडा हटता है लोग फिर एकदम नॉर्मल जैसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो लोग, मुझे लगता है काफी चीजें पहली बार हो रही है देश में, इसलिए पुराने से कंपेयर मत करिए, इतना सरल नहीं रहेगा। आप हमें यह बताएं अमित भाई कि आम लोगों का, हमने कहा कि लोग नोटबंदी के पक्ष में हैं। देश भर में हमने लोगों ने देखा कि असुविधा के बावजूद लोग कह रहे हैं कि यह फैसला सही है, लेकिन कई सारे जाने माने अर्थशास्त्री वो खासे परहेज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत गलत चीज ये हो गई। कौन कर रहे हैं? अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौशिक बसु, सब ने आर्टिकल लिखे, इंटरव्यू दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 2% गिर जाएगी। एम्बिट कैपिटल, जाना माना रिसर्च हाउस है, उसने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.3% गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक तरीके से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जीडीपी की ब्रेक लग गई? देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से, पब्लिक लाइफ में भी, सार्वजनिक जीवन में भी। मगर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था राज्यसभा में, वो मैंने भी दिया था, देखा था। मैं एक बात आज आपके मंच पर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी अर्थशास्त्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तब हमने जीडीपी को 8% पर पहुंचाया था। उनके बाद में देश एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के हाथ में आया, उन्होंने जीडीपी को 4% पर पहुंचाया। और अब देश एक चाय वाले प्रधानमंत्री के हाथ में आया है, उसने 7.6% पर। मैं मनमोहन जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह 75 से लेकर 2014 तक देश के वित्त सचिव रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री की अर्थ की टीम में रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे। कहीं ना कहीं 1-1.5 साल छोड़कर चंद्रशेखर सरकार का वो देश की अर्थतंत्र के बारे में नीति निर्धारक टीम के एक हिस्से रहे और महत्वपूर्ण हिस्से रहे। मैं डॉक्टर साहब को इतना ही पूछना चाहता हूं, जब आप देश छोड़कर गए तो कैसा देश छोड़ा आपने कि जिसमें 60 करोड़ लोगों के घर में, उनके परिवार में, व्यक्ति नहीं परिवार में, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। क्या किया 75 से 2015 तक? सवाल का जवाब उनको देना है, हमने नहीं देना है राहुल जी, उनको देना है सवाल का जवाब। और किस तरह से अर्थतंत्र चलाया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि विगत कुछ सालों से देश का प्लान बजट 4,20,000 करोड़ से 4,80,000 करोड़ के बीच में घूम रहा है, और 4,80,000 करोड़ भी बटा हुआ है। शिक्षा के लिए कितना जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना जाएगा, कृषि के लिए कितना जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए कितना जाएगा, ये 4,80,000 करोड़ का बजट भी
बट गया है। इसमें बहुत लिबर्टी नहीं है देश के वित्त मंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को। और अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि अवकाश के अंदर जितने भी उपग्रह तैरते हैं उसमें हर तीसरा उपग्रह हिंदुस्तान का हो, हमारी सेना सबसे आधुनिक हो, हमारी सेना सबसे बड़ी हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, हर गरीब के घर में 24 घंटा लाइट हो, फ्लोराइड विहीन पानी उसके घर में पहुंचे, शिक्षा की सुविधाएं हो, और R&D के लिए 25-50 क्लस्टर बन जाए जो सबसे ज्यादा पेटेंट हिंदुस्तानी बच्चों के नाम पर लेकर आए, तो पैसा चाहिए। जब तक ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है पैसा नहीं आएगा। 4,80,000 करोड़ के बजट से देश बदल नहीं सकता। देश को छलांग लगाने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स मिले। और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन जरूरी है। देश के अर्थतंत्र का दायरा बदलना है, देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाना है। जब देश के अर्थतंत्र की साइज बदलेगी, अपने आप वो संपत्ति परकोलेट होकर गरीब तक पहुंचेंगी। रुक जाओ। और टैक्स व्यवस्था क्या है? टैक्स का नाम क्या है? कोई सरकार की तिजोरी सद्धर करने के लिए टैक्स नहीं होता है। टैक्स नाम की व्यवस्था का अगर हिंदी भाषा में सरल लोकभोग्य ट्रांसलेशन कर दे तो वो है जिसके पास ज्यादा है उसके पास से लेकर जिसके पास नहीं है उसका जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सरकार टैक्स का अंततोगत्वा क्या करती है? गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाती है, किसान के खेत में पानी पहुंचाती है, रोजगारी का सर्जन करती है। टैक्स उस व्यवस्था का नाम है। कुछ लोगों ने आदत डाल दी इस देश में कि टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाओ, मौज करते रहो। अब ये नहीं चलेगा राहुल जी। और ये व्यवस्था जैसे ही टैक्स का दायरा बनता है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जितनी भी पेनल्टी लगेगी, जितना भी 25% बॉन्ड आएगा, वो सभी का सभी गरीब कल्याण योजना में जाएगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन का स्तर उठाने के लिए है, उसके जीवन में आजादी का फायदा 70 साल के बाद पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा वो अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं पीटीएम मतलब पे टू मोदी। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। आप उनको सीरियस मानते हो? अब ये तो जनता बताए कि सीरियस मानते हैं कि नहीं। देखिए जनता क्या मानती है। इस हद तक तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 67 सीटें आई थी उनकी, तो उस हद तक तो सीरियसली लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, ब्लैक टू व्हाइट। उनका ये कहना है कि 1-2 का 1-2 मतलब कि भैया मैंने कहा ना, आप उनको भी कह दो कि डालकर देख दो क्या होता है, मालूम पड़ जाएगा। किसी को लिबर्टी नहीं है, 85% पेनल्टी टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर स्वघोषित करते हो तो थोड़ा उनको छुट्टी दी है, 50% टैक्स लगेगा, 25% सूद बगैर के 4 साल के बॉन्ड लेने पड़ेंगे जो गरीब कल्याण योजनाओं के लिए बनेंगे। पर लोगों का कहना है कि एक तरीके से एक नई वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम हो गई है। हाँ तो क्या ब्लैक टू व्हाइट स्कीम? हाँ तो 75% देकर करें ना, कोई दिक्कत नहीं, पैसा सिस्टम में आ जाएगा। आप फाइनेंस, ये वॉलेंट्री नहीं है, कंपलसरी डिस्क्लोजर स्कीम है। आप फाइनेंस को समझते हैं, आप डेटा को समझते हैं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और मैं अर्थशास्त्री बनना भी नहीं चाहता मनमोहन सिंह जी को देखने के बाद। नहीं पर आप नंबर समझते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई अनुमान हुआ है कि आपके हिसाब से कितना ऐसा ब्लैक मनी है जो कि इस वक्त इकोनॉमी में है, जो अब आरबीआई और सरकार के पास? मुझे लगता है 30 तारीख को कुछ नहीं बचेगा, सब बैंक में आ जाएगा। बैंक में आ जाएगा तो अपने आप नेट में आ गए, नेट में आ जाएगा तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो वाइट हो जाएगा। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं क्योंकि एक में मेरे जवाब के 2 हिस्से हैं, 2 ही ऑप्शन है। आप पैसा, सरकार ने जो दंड मतलब पेनल्टी लगाई है उसके साथ बैंक में भर दिया आपने, या तो डिस्क्लोज करो तो 75% आपका चला जाएगा, डिस्क्लोज नहीं करते हो तो 85%। एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा, आप घर पे रख दोगे तो 30 दिसंबर को निरस्त हो जाएगा, तो एक पैसा भी नहीं बचने वाला, दोनों का इकट्ठा कर। आप समझ रहे हो ना? मैं समझ गया, लेकिन 100 रुपया बैंक, 1 मिनट, 100 रुपया बैंक में डाला तो उसमें से 75% सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो सरकार पकड़कर 85% ले लेगी, और नहीं डाला तो वैसे ही वो रद्दी है, तो एक भी पैसा नहीं रह जाएगा। मैं वो रद्दी वाले पे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि लोगों ने शुरू में कहा कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए हैं जो इकोनॉमी में है, उसमें से करीब 10-11 लाख करोड़ आ जाएंगे, मतलब 3-4 लाख करोड़ रुपए रद्दी हो गया। क्या आपको अभी भी लग रहा है? और लोगों ने यहां तक कहा
कि हो सकता है कि सरकार 10-10 हजार रुपए लोगों के जनधन अकाउंट में डाल दे। तो कोई ऐसी प्लानिंग है कि गरीबों के जनधन अकाउंट में, आपने चुनाव से पहले कहा था 15 लाख नहीं 10,000 ही डाल दीजिए गरीबों के अकाउंट में। देखिए, मुझे लगता है इतने संजीदगी भरे कार्यक्रम में आपने इसका लेवल नहीं गिराना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि काला धन इसलिए नहीं बचेगा, घर पे रहेगा तो वो रद्दी हो जाएगा, बैंक में जाएगा तो टैक्स भरकर उसको वाइट करना पड़ेगा और पूरा का पूरा टैक्स देश के काम में आएगा। नहीं, पर आपको उम्मीद है कि अभी भी एक हिस्सा ऐसा रहेगा जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा, जो कि बैंकिंग सिस्टम तो अपने आप रद्द हो जाएगा 30 के बाद। तो वो क्या अनुमान है? देखो भाई, अनुमान मैं क्यों लगाऊं? हमने कोई बारी ही नहीं छोड़ी है, रास्ता ही नहीं छोड़ा है। आएगा तो भी वाइट होगा, नहीं आएगा तो निकल जाएगा। हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जो बैंक में भर देंगे तो पेनल्टी और टैक्स भरकर देश के काम में आ जाएगा, गरीबों के काम में आएगा, देश के विकास के काम में आएगा। और नहीं भरेगा तो अपने आप अर्थतंत्र के बाहर हो जाएगा। पर आपने एक बात साफ कर दी कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जनधन अकाउंट, आपने कहा कि बहुत हल्का सवाल, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रहा है। कुछ साफ नहीं किया है, मैंने कहा है, वो सबने सुना है। तो आप कह रहे हैं कि जनधन अकाउंट में जाने का मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो भी सकता है कि चले जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने जो कहा है वो लोगों ने सुना है, बाकी सब राहुल कह रहे हैं। अच्छा अमित भाई, जिस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, हमने ममता बनर्जी का सुना, उन्होंने कहा कि आर्मी ने बगैर इजाजत के नाकों पे अपनी मुस्तैदी खड़ी कर दी, उसको लेके उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसको आप किस तरीके से, हालांकि आर्मी का क्लैरिफिकेशन आया, उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी, लेकिन टीएमसी सरकार का कहना था कि हमने चिट्ठी को इजाजत नहीं दी। चिट्ठी तो आई, मांग तो हुई, लेकिन हमने इजाजत नहीं दी। मगर रोका भी नहीं। क्यों नहीं रोका? और ये रेगुलर एक्सरसाइज होती है। वसुंधरा जी यहां बैठी है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, बिहार में भी हुई है, यूपी में भी हुई है। ये आर्मी का रेगुलर एक्सरसाइज। तो ममता जी को ऐसा क्यों लगा कि आप डराने की कोशिश कर रहे थे उनको? वो तो अब ममता जी को पूछना पड़ेगा। बाकी कोई कलकत्ते में होता है, देश की राजनीति तो, राजधानी तो दिल्ली है, कलकत्ते में क्या कू हो जाएगा। जिस तरीके के रिएक्शन हम देख रहे हैं मायावती से, जिस तरह के रिएक्शन हम देख रहे हैं मुलायम सिंह से, मायावती जी ने कहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बसपा के लिए तो निश्चित है, पूरा उत्तर प्रदेश है। अच्छा, हम कुछ सवाल भी लेना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जो कि हाथ खड़े कर रहे हैं। अशोक सवाल पूछना चाहते हैं, अशोक जी को माइक दीजिए। अमित जी, दो चीजें हैं, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो जो ये नहीं, मैं तो सबका जवाब दूंगा भाई, आप ही पूछते रहो इसकी जगह। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित जी, नोटबंदी का अधिकतर लोग अप्रिशिएट किया आम पब्लिक ने, लेकिन बाहर से जो काले धन की बात हुई थी, जो चुनाव में भी मोदी जी ने रैलियों में कहा था 2014 में, वो कब आएगा? नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि अरुण जेटली को इस बारे में पता नहीं था जो ये फैसला लिया मोदी ने, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी जानकारी में होना चाहिए था। और तो मोदी जी हर फैसला, तिगड़ी जो आप हैं, अरुण जेटली और मोदी जी तीनों मिलके लेते हैं, कोई भी सरकार का। नहीं, आपको शामिल कर दे उसमें। तो क्या आप भाई, देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ही ऐसे फैसले लेते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कहते हो एक और कि अरुण जेटली और मोदी ही फैसले लेते हो, आप भी होते हैं उसमें। क्या आपकी जानकारी में था? एक और कहते हो कि अरुण जी को मालूम नहीं था। इस तरह के स्तर बगैर के विपक्ष के कमेंट्स पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जब नई नोटें छपनी होती है तो उसका पूरा अप्रूवल वित्त मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक फाइल जाती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक बात। और दूसरा बात कि जो विदेश में काला धन है, देखिए हमारे यहां दिक्कत क्या है, 7 तारीख की शाम तक पूरा विपक्ष कोई बाकी नहीं था। ममता, केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, कांग्रेस पार्टी, मैं नाम देना नहीं चाहता उसमें, मगर कांग्रेस पार्टी, सारे के सारे कहते थे मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया। और अब 8 तारीख के बाद कहते हैं मोदी जी आपने काले धन के लिए क्यों किया। जब हम विदेश के काले धन के लिए भी करेंगे तब यही होगा, मोदी जी आपने क्यों किया। उस वक्त जरा कवर करना मेरे सवाल के साथ।
अच्छा, हमने लोगों को फेसबुक पे कहा, ट्विटर पे कहा कि अध्यक्ष जी आने हैं, आपके पास कोई सवाल हो तो भेजें। तो कुछ लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हमने इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, बीजेपी सरकार ने छाती ठोक के कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। उसके बाद 20 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। आए दिन पाकिस्तान अभी भी घुसपैठियों को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, हमारे जवान अभी भी शहीद हो रहे। तो लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन हिंदुस्तान को मिला क्या? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए राहुल जी, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जवान शहीद नहीं होते थे, मगर फर्क ये पड़ा है सर्जिकल स्ट्राइक के पहले सिर्फ हमारे जवान शहीद होते थे। आज हमने उनको ये जवाब दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों को कैंप को नष्ट किया है। देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। आंकड़े निकलवाना है तो मैं दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। जो पूछ रहे कहीं के नहीं रहेंगे, मेरे पास है आंकड़े, और एक कार्यक्रम ही रख दो, उनकी सहमति देकर बिठाओ किसी को मेरे साथ। मगर ये चर्चा का मुद्दा नहीं हो सकता, ये पब्लिसिटी का मुद्दा नहीं हो सकता, ये वोट का मुद्दा नहीं हो सकता। कोई जवान शहीद होता है देश के लिए वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते, उसको राजनीति का मुद्दा बनाते हो। और सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जवान शहीद नहीं होते थे, आए दिन होते थे, मगर शहीदगी सिर्फ इस और होती थी, अब शहीदगी दोनों और होती है और वहां ज्यादा होती है। नहीं, ये फर्क पड़ा। पर आपने देखा होगा कई सारे जो फॉर्मर चीफ्स हैं आर्मी के, उन्होंने आके बयान दिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पहले भी हुई। कईयों ने कहा कि हमने भी इस तरह की स्ट्राइक्स की, कोवर्ट ऑपरेशंस किए, लेकिन हम कभी इस तरीके से ढिंडोरा नहीं पीटते। उनका कहना है कि यहाँ पे पब्लिसिटी ज्यादा है, काम तो ऐसा पहले भी हुआ। आप रुक जाओ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। घोषित रूप से पॉलिटिकल लीडरशिप से सेंस लेकर, उनकी परमिशन लेकर और उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से परमिशन देकर पहली बार आर्मी एलओसी क्रॉस करी है। बाकी छुटपुट घटनाएं तो कई बार हुई है, मगर पहली बार पॉलिटिकल लीडरशिप की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और सेना का शौर्य दोनों के मिलन से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और ये पहली बार हुई है। इसमें कोई उम्मीद थी कि पाकिस्तान की हरकतें सुधरेंगी, कि वो बाज आएगा, एक सबक पाकिस्तान लेगा इससे? सवाल वो बाज आए ना आए, हम अकेले क्यों भुगते हैं? हमारी सेना सीमाओं पर अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसको जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, यूपी चुनाव की तरफ अगर हम आते हैं, कैसी चल रही है आपकी यूपी चुनाव की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है, और अब तो ज्यादा अच्छी चल रही है। अब ज्यादा अच्छी कैसे? जनता हमारे साथ है भाई। आपको उम्मीद है कि सर्जिकल स्ट्राइक से आपको फायदा मिलेगा यूपी में? देखिए, फायदा कोई एक घटना के कारण नहीं मिलता है। इन टोटो धीरे धीरे, एक कहावत है चुनावी विज्ञान के अंदर, कहावत तो क्या, एक थ्योरी है कि शपथ लेते ही अगले चुनाव की मन बनाना जनता शुरू कर देती है, शपथ ग्रहण से ही। तो कोई एक घटना से मन नहीं बनता है। ये जनता बहुत बारीकी से चीजों को देख रही है, और मीडिया से ऊपर उठकर भी देख रही है, और वो अपना आकलन खुद ही बनाती है। आपको लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से फायदा आपको खासा मिलेगा वहां पे? मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर जनता हमारे साथ। आपने शुरुआत में कहा कि जो उसके बाद निकाय चुनाव हुए डिमोनेटाइजेशन के, उसमें सब जगह बीजेपी जीती, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तो क्या आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और आपके नोटबंदी के फैसले का एक रेफरेंडम होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली। उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश के अंदर जाति की राजनीति समाप्त होने वाली है। आप मेरी बात लिख लेना। परिवार की राजनीति समाप्त होने वाली है, और संकुचित प्रदेशवाद की राजनीति भी समाप्त होने वाली है, और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस आगे बढ़ने वाला है। देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पसंद करेगी। परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स में किसके साथ जाना, राजनीति में किसके साथ जाना, वो देश की जनता तय करेगी। ये बहुत बड़ा चुनावी बदलाव, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक बदलाव यूपी के चुनाव के। कास्ट को छोड़ के ना कोई नेता कास्ट को छोड़ के प्लानिंग करता है, ना कोई वोटर कास्ट को छोड़ के वोट देता है। आपके हिसाब से क्यों चेंज हो रहा है? देखिए, आप यूपी की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें सभी पार्टी, भाजपा के अलावा सभी पार्टियों का अपना अपना एक कास्ट बेस्ड वोट बैंक है। अगर भारतीय जनता पार्टी वो कास्ट बेस्ड वोट बैंक की पॉलिटिक्स को परास्त करती है, तो पहली बार परफॉर्मेंस के आधार पर कोई सरकार चुनकर आएगी, और वो सरकार हमारे लोकतांत्रिक तरीकों में
आमूलचूल परिवर्तन करेगी। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी सवाल पूछना चाहते हैं, इनको माइक लाइए प्लीज सर को। है उनके पास। अमित जी, ये जो नोटबंदी का आपने स्टेप लिया है काले धन मिटाने के लिए, बहुत अच्छा किया है। मेरा जो ख्याल आता है कि अब ये काला धन खत्म भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो, कि उसके बाद जो डिमांड होती है ब्यूरोक्रेट से, पुलिस ऑफिसर से, फैक्ट्री इंस्पेक्टर से, कि वो डिमांड ब्लैक मनी जो घूस मांगते हैं, ब्राइब मांगते हैं, वो कैसे खत्म होएगी? उसका तो ब्लैक मनी फिर जनरेट शुरू हो जाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हमारा घाटा हुआ है इन दिनों में, वो अभी डबल मांगेंगे। अभी क्या मांगा गया? डबल ब्राइब मांगेंगे, क्योंकि उनको इतना अभी घाटा पड़ा है कि आपका नोटबंदी से, कि अभी वो जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो तो चेंज हो ही नहीं है, और आपके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अभी भी नीचे हैं सब वर्ल्ड में। तो न्यू ब्लैक मनी जनरेशन का कैसे आप बंद करेंगे? देखिए, दो हिस्से हैं। एक तो बहुत बड़ा जनरेशन जो होता है वो टैक्स इरोजन से होता है, और टैक्स इरोजन में से ही बड़ा करप्शन जन्म लेता है। आपने जो कहा वो ठीक है, हवलदार है या छोटे कर्मचारी वो लेते हैं, उसके लिए कोई रास्ता अभी आगे ढूंढना पड़ेगा, मगर वो रास्ता ना मिले तब तक बड़ा रास्ता बंद न करना वो बुद्धिमानी नहीं है। एक दो रास्ते हैं ना, एक बड़ा रास्ता है जो टैक्स इरोजन से बहुत बड़ा ब्लैक मनी जनरेट होता है और उसको बड़ी घूस में दिया जाता है, पॉलिटिकल फंडिंग में बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, और बाकी सब जगह पे करप्शन होता है। और दूसरा है जो छोटा करप्शन, बंद दोनों होने चाहिए, मगर पहले बड़ा बंद होता है तो दूसरा नहीं हुआ तब तक ये क्यों किया, ऐसा अप्रोच ठीक नहीं है। आपकी बात सही है, इस पर भी सोचना चाहिए और इस पर भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। आने वाले दिनों में सरकार इसको भी आगे लेकर निश्चित जाएगी। और सवाल लेते हैं, प्रसून सवाल। बात पे जी। अमित शाह जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन लेते हैं। हमने चेक किया कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट से डोनेशन लिया जाता है वही एनपीए के दायरे में भी है। एनपीए के दायरे में भी वही आए हैं, वही कॉर्पोरेट, वही इंडस्ट्रियलिस्ट। पिछले 3 महीनों के दौर में 69,000 करोड़ एनपीए और बढ़ गया। तो ये कौन सा क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें आपकी सहमति है, उनसे आप लोग डोनेशन भी लेते? आप भी नहीं, मतलब कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, 2 कंपनियों से उन्होंने भी लिए हैं, और एनपीए के दायरे में भी है। तो ये जो मिला जुला खेल है, एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा हमने निकाला, जो पार्लियामेंट्रीज को पैसा दिया जाता है 5-5 करोड़ रुपया, सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए बैठता है। और एक भी गांव ठीक नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए थे लाल किले से, गांव लीजिए गोद। उनका अपना गांव ठीक नहीं हुआ है जो उन्होंने गोद लिया, जयपुर। फाइनेंस मिनिस्टर का गांव ठीक नहीं हुआ है। ये सब पैसा किसका है? जनता का पैसा है ना। पहली बात, आपने जो कहा कि एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने ही चंदा दिया है। देखिए, एनपीए हमारे जमाने की दी गई लोनों में नहीं हुआ है। हमने तो एनपीए करना शुरू किया। पहले चंदा देकर एनपीए नहीं होने के लिए चंदा दिया जाता था और उसको एक्सटेंड किए जाते थे, लोन पर लोन। सूद 100 रुपया दिया, 130 रुपया हो गया सूद के साथ, तो फिर से 130 का लोन लिया, भर जाओ भैया। इस तरह से कन्वर्जन होता था। हमने इसको कठोरता से बंद किया, इसलिए एनपीए का आंकड़ा बढ़ा है। एनपीए का आंकड़ा बढ़ना एक खराब शासन का परिचायक नहीं है, अच्छे शासन का परिचायक है, पहले आप समझ लीजिए। उसको एक्सटेंशन नहीं मिला इसलिए एनपीए हो रहा है। और अगर हमने एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने हमें चंदा दिया है तो हम तो न करते एनपीए उनका। एनपीए होने से उनको तकलीफ हो रही, वो तो बात पे जी आप समझ रहे हो ना। इंडस्ट्री को तकलीफ पड़ती है, नाम खराब होता है, नया लोन नहीं मिलता है, ये तो समझ रहे हो ना। एनपीए कांग्रेस के शासन में दिए गए सभी लोनों को बीजेपी के शासन में कठोरता से अब ऐसा नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री ने स्टैंड लेकर एनपीए किया है, इसको आप मत जोड़िए। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि गांव में पैसा गया है, प्रधानमंत्री जी का आदर्श गांव में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, सुधार की प्रक्रिया 1 से 10 मार्क की है, पुण्य 1 से 100 मार्क की है, मान लो। अब 1 पर खड़ा था 2014 में, हम 32 तक ले आए। वाजपेयी जी कहते हैं 32 पर खड़े रखे 1 नहीं दिखाई देता, भैया 100 क्यों नहीं हुआ? अरे वाजपेयी जी, 1 से 32 हो गया, वो देख लो भाई, कभी तो पॉजिटिव देखा करो, लोगों को अच्छा लगेगा।
आपकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। और सवाल लेते हैं, सुप्रिया पूछना चाहते हैं। सुप्रिया, आखिरी इस पर आ गए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है सर जी, जो अभी तत्काल रिलेवेंट नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप लाल किला के सामने बोल रहे हैं, कभी आपकी इच्छा, मैंने आपके प्लान में या महत्वाकांक्षा, कभी आपको लगता है कि आप लाल किला से बोलेंगे? देखिए सुप्रिया जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी में मुझसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं। बहुत यंग बीजेपी प्रेसिडेंट। आप चने के झाड़ पर मुझे चढ़ाना चाहते, मगर मैं ऐसा मूर्ख आदमी नहीं हूं। मुझसे बहुत सारे सीनियर लोग पार्टी में बैठे हैं, बड़ी लंबी कतार है और मोदी जी अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सब एक मुश्त होकर नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान से खड़े हैं, न केवल अमित शाह, सारी की सारी पार्टी। और सवाल लेते हैं, वो हिमांशु पूछना चाहते हैं सवाल, उनको माइक दीजिए। एक सेकंड, माइक आ जाए ताकि बाकी लोग भी सुन लें। माइक लेके आइए प्लीज इनको। माइक किसके पास है? अमित भाई, मेरा आपसे सवाल यह है, आपने कहा कि यूपी का जो इलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस पे होगा। आपके वहां से 71 सांसद हैं, 2 आपके सहयोगी दल के हैं। 73 सांसदों की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं अभी तक? क्योंकि लगातार आप एक के बाद एक मीटिंग बुलाते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको आपने कहा कि आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन दिल्ली की जनता, मैंने इनको पूछा आप सीरियसली ले रहे हो? अच्छा, दिल्ली की जनता ने उनको सीरियस लिया था। प्रधानमंत्री ने अभी मुरादाबाद की रैली में कहा कि मैं फकीर हूं। उन्होंने कहा कि एक फकीर जो है एक दिन में 4 कपड़े नहीं बदल सकता। इस पे ना तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई ज्यादा जवाब दिया गया, उन्हें दोनों के सवाल के जवाब दे। देखिए, जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, परफॉर्मेंस मैं किसको कहता हूं पहले आप समझ लीजिए। हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो व्यवस्था बनी है उसमें भारत सरकार के हाथ में, मतलब सांसद मिलकर भारत सरकार बनाते हैं, उनके हाथ में देश की सुरक्षा होती है, देश की वित्त नियमन होता है, विदेश नीति होती है, और फेडरल स्ट्रक्चर ने राज्यों के हाथ में पीने का पानी, शिक्षा, रोड, लाइट, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं, लोगों से जुड़ी हुई सुविधाएं राज्यों के हाथ में दी। जब मैं परफॉर्मेंस शब्द का प्रयोग करता हूं, तब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, झारखंड, इन राज्यों से उत्तर प्रदेश की तुलना के बारे में मैं परफॉर्मेंस शब्द का प्रयोग करता हूं। इन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का लंबा शासन रहा, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव रोड से जुड़ चुका है, हर गांव में 108 की सुविधाएं 10 मिनट से कम अंतर में पहुंचाने की व्यवस्था की है, हर गांव में स्कूल बन गया है, हर कमरे के लिए एक टीचर और हर टीचर के लिए एक कमरा बन चुका है, 60 किलोमीटर की नेट में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम हमने समाप्त कर दिया है, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक निवेश आते हैं, रोजगारी का सर्जन होता है, कृषि विकास दर जिसमें पूरा देश पिछड़ रहा है, भाजपा शासित राज्यों में, कई राज्यों में कृषि विकास दर 10 से 18% के बीच में सेट हुआ है और उत्तर प्रदेश में इसमें से कुछ नहीं है। जब मैं परफॉर्मेंस शब्द की बात करता हूं, तब तुलना भाजपा शासित राज्य और सपा बसपा शासित उत्तर प्रदेश से है। अमित भाई, ये बताएं, आपने कहा कि मायावती के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो ये बादल और ठाकरे के लिए क्या है? क्योंकि शिवसेना और अकाली भी बहुत परेशान है। देखिए, मायावती जी को आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने मायावती किया, और यूपी में एक लोगों की जीवा पर ये बात चल रही है, मगर मैं मानता हूं राजनीति में जिन जिन लोगों ने काले धन को रखा होगा और काले धन के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, वो सभी के लिए दिक्कत है। तो आप कह रहे हैं कि अगर अकाली और शिवसेना काले धन के आधार पर राजनीति करना चाहते तो उनके लिए भी दिक्कत? मैंने जिन जिन लोगों के लिए कहा है। तो नहीं, ये परेशान क्यों है भाई? परेशानी के जैसे तुम परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूं। अरे सुनो तो, मुझे मैं बहुत क्लियरली बता दूं, सुनो, मैं तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं भाई। आज तक परेशान है? नहीं, आज तक भी परेशान नहीं। परेशानी दिखती है ना? कहां दिखता? अरे नहीं भाई, चैनल पर। अरे सुनो तो यार, मुझे बोलने तो ऐसा नहीं होता है। मानो आज तक परेशान है, तो आज तक के पास काला धन नहीं है, मगर उनको एक ही बात दिखती है कि ये लाइन में खड़े, उनका दर्द है। दर्द सही भी है, दुख है सबको, परेशानी भी है, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। परेशानी के एक सबब नहीं होते हैं, बहुत सारे सबब होते हैं। श्वेता पूछना चाहती है। मोदी जी ने अभी कहा था कि जिन लोगों के खाते में जनधन अकाउंट में काला धन लोगों ने अपना अपना डाल दिया है, उसे छोड़े नहीं, उसे निकाले नहीं, वो आखिरकार उन्हीं लोगों का हो जाएगा। ये अच्छा कदम रहेगा? जिन लोगों की
देखिए, सरकार के खाते में जाने वाली चीज थी। देखिए, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि बहुत बड़ी अमाउंट आ गई ऐसा आप लोग मत मानिए। मेरे पास आंकड़े नहीं है कहने के लिए, ना आंकड़े कहने के लिए मैं अधिकृत हूं, मगर बहुत बड़ी अमाउंट आ गई है ऐसा नहीं मानिए। बैंक में सब सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में आया है, उसके अनुपात से बहुत कम है, एक बात। और अगर जनधन अकाउंट का किसी ने गलत प्रयोग किया है तो उसकी भी ठीक से जांच होगी, मगर ज्यादातर गरीबों के अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट आई नहीं है, उनको डरने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अमित शाह जी, आप जुड़े हमारे साथ, डीमोनेटाइजेशन पे तमाम तीखे सवालों का भी आपने जवाब दिया। कुछ बाउंसर से आप बचे भी, लेकिन कई को उठा के आपने छक्के चौके भी मारे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए। मैं तो आज ये खुशी से कह सकती हूं कि पहले 5 साल के अंदर ही डिजिटल राजस्थान का जो आज भारत का सपना, डिजिटल राजस्थान का सपना, उसको जोड़ने का काम हम लोगों ने 2007-8 के अंदर ही किया है। बहुत कम लोग इस चीज को जानेंगे कि भामाशाह योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंदर महिला के द्वारा, महिला को मुखिया बनाते हुए उसके अकाउंट में हजार रुपए हर साल डाल के, इंसेंटिवाइज करके अकाउंट्स खुलवाने का काम किया। और आज 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, 1 करोड़ 50 लाख समझो परिवार के बैंक अकाउंट्स राजस्थान के अंदर खुले हुए हैं, जबकि राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ जनता है। इंडिविजुअल्स अगर आप देखेंगे अकाउंट 4 करोड़ 65 लाख लोगों के इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं। और आज 5000 करोड़ बैंक अकाउंट्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जो भी आपकी स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स हैं, वो सब सरकारी स्कीम्स के पैसे विदाउट लीकेज सीधे सीधे इनके बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं। और अभी डिजिटाइजेशन के अंदर अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की है कि 40 आपके पूरे देश के अंदर करीबन 1,50,000 ई मित्र केंद्र हैं। उनमें से 45,000 ई मित्र केंद्र राजस्थान के अंदर हैं, जो 70 डिपार्टमेंट और 270 अलग अलग चीजों को उनके द्वारा लोगों को पास करते हैं। राशन की दुकानें अगर आप देखिए, 25,000 राशन की दुकानें राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे पॉस मशीन पे हैं। आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों साथ मिलके पिछले 7 महीने के अंदर 400 करोड़ के अंदर उन लोगों ने 30,000 से लेकर 3 लाख का कवरेज करते हुए राजस्थान के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन का इंतजाम करवाया है। एंड वी आर वेल ऑन आवर वे। ये भी इसी भामाशाह कार्ड के ऊपर। इस भामाशाह कार्ड के ऊपर मान लो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी परिस्थिति बन रही है कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर हम इस कोशिश में हैं कि उस कार्ड के ऊपर 3 आपकी इंपॉर्टेंट बातें उसके ऊपर आ जाएंगी कि आपका ब्लड प्रेशर है क्या, आपकी कोई बीमारी है क्या, आपकी कोई एलर्जी है क्या। तो कार्ड स्वाइप करने से ही अस्पताल में मालूम हो जाएगा कि आपकी ये बीमारी है, तो इसलिए आपको समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हम लोगों ने, और खाली स्कीम्स नहीं है, ये काम एक्चुअली जमीन के ऊपर कर रहे हैं। आज राजस्थान वो प्रदेश है जिसका भूभाग अगर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा है देश के अंदर, परंतु जिसका पानी का हिस्सा सिर्फ 1% है, और वो भी क्लीन वाटर नहीं है। और क्योंकि पानी का इतना दोहन हुआ है, ग्राउंड वाटर लेवल्स इतने नीचे चले गए हैं कि सैलिनिटी, फ्लोराइड, सब बीमारियां अगर आपको चाहिए गांव के अंदर चले जाते हो तो वो बीमारियां आप लोगों को मिलेंगी। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूं कि ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का पिछले साल हम लोगों ने आरंभ किया था, उसके लिए तो दुनिया के लोगों ने, अलग अलग देशों ने आके देखा है। हमें ये समझ में आई कि हम ये बीमारी को अपने आप ही सुलझा सकते हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। और इसीलिए फुल सिविल सोसाइटी आप देख लीजिए, सब लोगों ने मिलके, चाहे वो आर्मी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे ऑर्डिनरी आदमी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे ट्रस्ट हो, सब लोगों ने मिलके अपना पैसा, फर्स्ट टाइम क्राउड फंडिंग 53 करोड़ का क्राउड फंडिंग फर्स्ट टाइम वहां हुआ है। और सब लोगों ने टैंक्स बनाने का काम किया। अप्रोक्सीमेटली 3,500 गांव, जिसके अंदर करीबन 1 लाख टैंक्स, जिसके अंदर पानी भर गया। और आज फर्स्ट टाइम
ये मैं कह सकती हूं कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा, क्योंकि जो